तो अहमियत जो है रिटायरमेंट प्लानिंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब हम ऐसे सिनेरियो में रह रहे हैं, जब महंगाई को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, हर चीज़, एक मामूली सा पेन भी जो आज हम खरीद रहे हैं वो अगर हम उसकी कॉस्ट आज से 20 साल बाद देखें तो वो कहीं और होगी। तो इसकी शुरुआत आपको क्या लगता है, इसे शुरू करने का सही समय क्या हो सकता है? सबसे पहले तो प्रियंका, इस रिटायरमेंट प्लानिंग का सही वक्त शुरुआत करने का होता है जब आप कमाई करना शुरू करते हैं। व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि जब हम 40-50 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद में हम शुरू कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो सही समय है वो है जब आप कमाना शुरू करें, या एटलीस्ट 3-4 साल बाद कमाने के। तब भी आप अगर आप शुरू करें तो जब आप अपने 20s में हैं, अगर आप शुरू कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा समय है। और वो इसीलिए क्योंकि हर 5 साल जो आप डिले करते हैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग, जो आपका जो अमाउंट आपको जो इन्वेस्ट करना है वो डबल हो जाता है। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप कर सके, एक तो अमाउंट कम रहेगा, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे भी कंपाउंड होके बढ़ जाएंगे। यानी आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा। लेकिन ये तो एकदम आइडियल सिनेरियो। 20s में अगर आप किसी को कहेंगे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करो तो वो कहेंगे कि वाई वाई अभी अभी क्यों करें, अभी तो बहुत टाइम है। तो मैं एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर किसी शख्स के पास मान लीजिए 15 साल का वक्त है, क्योंकि एक्चुअली में लोग 40s के लेवल पर जागते हैं कि रिटायरमेंट के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो 40s में अगर कोई है, उसके पास अराउंड 15 ईयर्स का वक्त है, आप उसे क्या सलाह देती हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करे कि उसे रिटायरमेंट के वक्त कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उसे अभी कहाँ निवेश करना चाहिए? क्योंकि मैं रियलिस्टिकली बात कर रही हूँ, 40s में हम जागे हैं तो अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जो हम रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट एक्सपेंसेस, राइट। सो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपको एस्टिमेट करने पड़ेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन, जैसे कि आपने कहा कि अभी 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो सर्टेनली इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सेव इनफ। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर somebody इज 45 राइट नाउ और वो 15 साल में रिटायर होने वाले हैं, और अगर उनके एक्सपेंसेस महीने के 1 लाख रुपए हैं, तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो बनता है करीब 4.5 करोड़। और आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मैं 1 करोड़ सेव करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के लिए। तो मैं इस शो के जरिए यही कहना चाहती हूँ कि डो नॉट थिंक ऑफ दिस एब्सोल्यूट 1 करोड़ नंबर। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अगर आपको सेम लाइफस्टाइल लीड करना है, उसके लिए आपको कितना बचाना है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि हमें 1 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, राइट। वो तो ड्रीम और फिगर से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी तरफ काम करना है। और इसको सबसे बेहतर तरीका है समझने का, मृण ने बहुत राइटली कहा, आप एक तो महंगाई देखें और दूसरा आपके कितने खर्चे होते हैं। मृण, आपने भी बातचीत की शुरुआत ये की कि 20s में शुरू कर देंगे तो आइडियल है। अब 20s की गाड़ी अगर किसी से मिस हो जाती है और देरी से शुरू करते हैं तो इसमें किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? आपने शुरुआत में बताया कि आपको शायद ज़्यादा पैसा करना होगा क्योंकि आपके पास कम हाथ में समय होगा। तो ज़रा बताइए इसकी भरपाई कोई कैसे कर सकता है अगर वो लेट स्टार्टर है? तो इसके पहले तो नुकसान बताइए और इस नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं, मदद कीजिए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जितने पैसे आपको चाहिए रिटायरमेंट के समय में, वो आपके पास नहीं बन पाएंगे, राइट। सो इसके लिए दो चीजें करनी होंगी। देखिए, आपकी जो आयु है वो तो बढ़ नहीं रही है। तो आप क्या बढ़ा सकते हैं, वो ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आप डाल रहे हैं, जो आप निवेश कर रहे हैं, वो जो अमाउंट जो आप कर रहे हैं वो आपके हाथ में है, राइट। एंड वो आपके हाथ में एक ही तरह है कि जो आपके खर्चे हैं, आप अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कहाँ हम खर्चे कम कर सकते हैं और कहाँ जो निवेश करना है वो हम बढ़ा सकते हैं। दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज कि आप कहाँ पर निवेश कर रहे हैं। अब अगर हमें 7% का इन्फ्लेशन अगर इसको बीट करना है, तो फिक्स डिपॉजिट में डालने से या एनएससी वगैरह में डालने से तो काम नहीं चलेगा।
इसमें जो बहुत जरूरी है कि आपको कुछ इक्विटी एक्सपोजर लेना पड़ेगा, या तो आप इक्विटी फंड के जरिए लीजिए या आप एनपीएस के जरिए लीजिए, बट ये बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छा इक्विटी एक्सपोजर, एंड बाय अच्छा आई मीन एटलीस्ट 40 to 50% आपको इक्विटी एक्सपोजर लेना पड़ेगा। मृन, मैं चाहूंगी आप ये भी समझाइए कि आप क्यों इक्विटी सजेस्ट करें। ये जो आपने कहा ना, आपने एक फिगर कोट किया कि 7% की जो महंगाई है उसको बीट करने के लिए आपको और अच्छे रिटर्न के जगह पर करना है, एफडी और एनएससी बीट नहीं करेंगे, तो इक्विटी कैसे बीट करता है, थोड़ा सा हमें इसको समझाइए। तो अगर हम इक्विटी के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं, दे आर टिपिकली अबव 10 to 12%। अगर हम बस निफ्टी इंडेक्स का भी देख लें, तो जो निफ्टी इंडेक्स का भी रिटर्न है, द लॉन्ग टर्म रिटर्न इज अबव 10 to 12%। एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस रिटर्न, इसीलिए आपको इक्विटी की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, अगर 1-2 साल में देखेंगे तो बहुत वॉलिटिलिटी रहती है, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो भी कंपाउंड हो जाते हैं। तो इसीलिए एक इजी वे ऑफ बीटिंग इन्फ्लेशन, जिसमें आपको ये सर नहीं खपाना है कि मतलब ये इन्वेस्टमेंट रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है नहीं है, easiest way is through doing through the equity mutual fund or through an index fund। राइट। अब बहुत सारे लोग जो हैं आजकल बीमा कंपनियों के पेंशन प्लान, एन्युटी प्लान्स जो हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, बात करते हैं। इन एन्युटी प्लान्स को आप कैसे आंकती हैं, ये कितने उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अश्योरेंस रहती है कि आपको एक जो है पे बैक, पे आउट जो है वो मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ पेंशन मंथली डिवाइड करके। हालांकि इसके रिटर्न को जब मैं पढ़ रही थी तो अमूमन 5 से 6% का रिटर्न है, तो जाहिर तौर पर महंगाई को तो बीट नहीं करेगा, लेकिन एक रेगुलर पे आउट अगर आपको देने वाला एक प्लान है तो इसे आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये पेंशन प्लान्स को देखें। वो इसीलिए क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो है एक्यूमुलेशन फेज एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज मीन्स जब आपको वो पेंशन मिल रही है जो 5-6% के हिसाब से मिल रही है। बट जो पेंशन प्लान्स होते हैं, जो एक्यूमुलेशन फेज होता है इन प्लान्स में, उसमें क्या है कि जो रिटर्न्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इन प्लान्स के जो कॉस्ट हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका जो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें भी आपको पेंशन जरूर मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में, बट इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि द कॉस्ट इज वेरी 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 लो, and you have option to go in for the active equity option where you can build a larger retirement corpus। एक जो बात हमें समझनी पड़ेगी, जो पेंशन प्लान्स होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लोग हर समय पूरा इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड द रिटर्न्स आर वेरी वेरी लो। सो हेंस आई विल से कि आप एनपीएस के जरिए सेम चीज जो आपको चाहिए पेंशन, आप एनपीएस के जरिए कीजिए।